अगर आपने अभी तक हमारी डेथ ऑफ हल्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, जिससे आपको अब आगे की स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस स्टोरी को समझने के लिए आप हमारे फर्स्ट एपिसोड से शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, एक इशू में लगभग 20 पेजेस होते हैं, तो मैं उतनी ही स्टोरी आपको एक वीडियो में बता पाता हूँ। इस वजह से स्टोरी की लेंथ छोटी रह जाती है, और अगर मैं 2 इश्यूज़ को एक साथ कवर करूँगा तो वो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, जिससे मैं एक दिन में 2 वीडियो नहीं ला पाऊँगा। आपके लिए भले ही ये 8 मिनट की वीडियो हो, पर मेरे लिए मेरे 5 घंटे होते हैं, और अभी मैं सब कुछ अकेले ही कर रहा हूँ। तो आप लोग कुछ दिन मैनेज कर लीजिए, फिर मैं वीडियो की लेंथ पर ध्यान देते हुए स्टोरीज को लाऊंगा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था 2 मिस्टिकल बीकन रोम और पेरू में अपीयर होते हैं, जिनमें से एक को ब्लैक डॉर्फ और दूसरे को ह्यूमन टॉर्च ले लेता है, और इसकी कीमत उनको खुद के सेक्रीफाइस से चुकानी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही ग्रैंड मास्टर के पास एक क्रिस्टल में कैद होते हैं, और ग्रैंड मास्टर चैलेंजर के साथ मिलके एक कॉस्मिक गेम खेल रहा है, और इसके लिए उसने अर्थ को बैटल ग्राउंड के रूप में चुना है। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है रोग के ख्यालों के साथ। रोग सोच रही होती है लाइटनिंग के वर्ड्स ने उसे एकदम ही तोड़ के रख दिया है कि ह्यूमन टॉर्च अब नहीं रहा। रोग का ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि ह्यूमन टॉर्च रोग के लिए उसका विनोद था और रोग ह्यूमन टॉर्च के लिए उसकी विनोदी थी। आगे आप इतने समझदार तो हैं ही कि इन दोनों में क्या संबंध रहा होगा ये आप समझ गए होंगे। आपको जो भी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या समझे हैं। रोग अपनी लीडरशिप में इतना लॉस झेलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, पर तभी वहाँ पर वॉयेजर आ जाती है। वॉयेजर सबको बताती है कि डॉक्टर टोनी ने फिर से 2 बीकन को किसी जगह पर लोकेट किया है। हरकुलिस वॉयेजर से कहता है रोग जॉनी की वजह से काफ़ी परेशान है, तो उसे थोड़ा समय चाहिए खुद को संभालने के लिए। तब वॉयेजर हरकुलिस से सारा माजरा पूछती है। लाइटनिंग कहता है उसने अपनी आंखों से देखा जैसे ही ह्यूमन टॉर्च ने उस बीकन को हाथ लगाया वो वहाँ से गायब हो गया, और ऐसा ही ब्लैक डॉर्फ के साथ हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो भी उस बीकन को हाथ लगाएगा वो छूमंतर हो जाएगा। वॉयेजर रोग को दिलासा देते हुए कहती है उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बात को कैसे कहे, जिस पे रोग जवाब देती है तो फिर वो चुप ही रहे। रोग कहती है वो हार नहीं मानेगी, वो ये पता लगा के रहेगी कि ये लोग आखिर गेम कौन सा खेल रहे हैं और इस गेम के रिवॉर्ड्स क्या हैं। वो ह्यूमन टॉर्च का बदला जरूर लेके रहेगी। तब लेडी थॉर वॉयेजर से उन बीकन की लोकेशन के बारे में पूछती है। वॉयेजर बताती है एक बीकन न्यू मैक्सिको में देखा गया है और दूसरा अंटार्कटिक में, पर सिटीजन भी चाहता है कि वो उन लोगों को लेकर बेस पर आए, जिस पे रोग कहती है नहीं, वो सीधा उन ब्लैक ऑर्डर्स की तरफ जाएगी। तब लाइटनिंग और हरकुलिस भी रोग के साथ जाने के लिए कहते हैं। इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में फैल्कन डॉक्टर टोनी और सिटीजन वी को ह्यूमन टॉर्च के बारे में बताता है। डॉक्टर टोनी भी इस बात से दुखी हो जाती है। फिर डॉक्टर टोनी कहती है उसने अभी अभी 2 और बीकन को लोकेट किया है, जिस पे फैल्कन कहता है ओके, मतलब अब जब टॉर्च नहीं रहा है तो वो 4 अवेंजर्स के साथ वहाँ पर जाएगा। लेकिन रेड हल्क की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। तब रेड हल्क श्रिंक होते हुए ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बताता है कि हाइड्रा के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के वजह से उसका ये हाल हुआ है और वो ज़्यादा देर तक अपने रेड हल्क की फॉर्म में नहीं रह सकता है। तब फैल्कन वॉयेजर को कांटेक्ट करके रोग की टीम और फैल्कन की टीम को सीधा हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है। वॉयेजर बोलती है उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। उसके पास 2 ऑप्शन हैं कि वो या तो सबको एक साथ बेस पर ले आए, या फिर वो रोग की टीम को लेकर सीधा अंटार्कटिक ले जाए, क्योंकि वो बस अब एक ही बार टेलीपोर्ट कर सकती है, जिसके बाद उसे लगभग आधा घंटे के लिए रेस्ट चाहिए होगा। और अब वो जानती है कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। जिसके बाद वॉयेजर रोग की टीम को सीधा अंटार्कटिक में टेलीपोर्ट करती है। इधर फैल्कन की टीम की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तब वो लोग जाने के लिए एम के शिप को बुलाते हैं, पर तभी वहाँ पर स्कारलेट विच, डॉक्टर वुडू और सिटीजन भी आ जाते हैं। स्कारलेट कहती है अब जब हमारे कुछ हीरोज़ थक चुके हैं तब वो लोग उनकी कमी को पूरा करने के लिए आ गए हैं, और तभी वहाँ पर शिप आ जाता है।
वंडरमैन कहता है उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, शायद बीस्ट को उसकी ज़रूरत है। फिर वंडरमैन जारविस के पास उसको देखने के लिए आता है। बीस्ट वंडरमैन को बताता है कि उसे जारविस के बायो स्कैन में उसके अंदर कुछ अलग सा नज़र आ रहा है। तो क्या एक बार वंडरमैन भी जारविस के अंदर अपनी पावर से चेक करने की कोशिश करेगा? तब वंडरमैन बेमन से ही जारविस पर अपनी पावर को यूज़ करते हुए जारविस को स्कैन करके बोलता है उसे जारविस की बॉडी में किसी भी तरह का कोई रेडिएशन या फिर कोई एलियन ट्रैक नहीं हो रहा है। जारविस बस कोमा में है। वो फालतू में ही जारविस को लेके अलग थ्योरी बना रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अंटार्कटिक में ब्लैक ऑर्डर्स को देखते हैं। कार्वस ग्लेब बोलता है हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले यहाँ पर कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए। ब्लैक स्वान बोलती है उसने कभी नहीं सोचा था कि इस प्लेनेट पर ऐसी भी कोई जगह है जहाँ इतनी ठंड है। तब सुपर जायंट बोलती है हर बीकन अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से लोकेशन को चूज़ करता है। ये बीकन जरूर आइस से रिलेटेड है, इसलिए ही ये यहाँ पर अपीयर हुआ है। प्रोक्सिमा कहती है यहाँ पर इतनी शांति है कि जैसे यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो इस बार जीत हमारी ही निश्चित होगी। अभी प्रोक्सिमा की बात कंप्लीट भी नहीं हुई होती है कि उसे एक म्यूनिर आके हिट करता है। तब हम देखते हैं वॉयेजर रोग की टीम को सीधा अंटार्कटिक में टेलीपोर्ट करके ले आई होती है, जहाँ पर ये लोग आते ही सीधा फुल एनर्जी से ब्लैक ऑर्डर पर अटैक करने लगते हैं। रोग का मुकाबला सीधा कार्वस ग्लेब से होता है। रोग कह रही होती है एक्समैन और अवेंजर्स भले ही हमेशा आपस में लड़ते क्यों ना रहते हों, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत में साथ खड़े रहते हैं। और ये सोचते हुए रोग कार्वस पर बुरी तरह से अटैक किए जा रही होती है। और सिर्फ रोग ही नहीं बल्कि बाकी के हीरोज़ भी ह्यूमन टॉर्च के जाने की वजह से अपनी रेज में थे और वो लोग भी ब्लैक ऑर्डर की हालत ख़राब कर दिए थे। और एक वक्त ऐसा आता है जब रोग कार्वस के चेहरे को पकड़ के कार्वस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। कार्वस अब काफ़ी वीक पड़ चुका था और तुरंत ही रोग कार्वस की बॉडी से अपना हाथ आर पार कर देती है। ये देख के प्रोक्सिमा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड कार्वस ग्लेब घायल हो गया था। प्रोक्सिमा बोलती है तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर ब्लैक स्वान ये समझ गई थी कि बाजी उनके हाथ से जा चुकी है और वो प्रोक्सिमा को बाद में हमला करने के लिए कहती है, लेकिन प्रोक्सिमा नहीं मानती है। पर ब्लैक स्वान उसे वहाँ से ले जाती है। इधर हरकुलिस अब अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वहीं पर ब्लैक ऑर्डर्स के पास में लिथल लीजन की एक मेंबर फेरिन आ जाती है। सुपर जायंट कहती है कोई और भले ही ना पहचान पाए, पर मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो, आओ और मेरा सामना करो। जिस पे फेरिन सुपर जायंट पर अटैक करते हुए कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बार जीत लिथल लीजन की ही होगी। वहीं इन सब जगह से दूर कहीं वीराने में कोई बोल रहा होता है कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ अंधेरे में इसके साथ फंसा हुआ हूँ। ये पता नहीं क्यों अब रुकना नहीं चाहता है, ये नहीं मर सकता है। पर ये आवाज़ें किसकी है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये जरूर कोई वहशी जानवर जैसा है जिसकी हमें बस कुछ झलक दिखाई जाती है। और अभी आखिर है कौन, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।